जय हिंद। एक की लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं करौन का समान ज्ञान, उसमें हिस्ट्री इतिहास के बारे में जानते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले मौर्योत्तर काल पढ़ गए, उससे पहले और गुप्त मौर्य साम्राज्य, इसमें सब हम लोग पीछे वीडियो में देखें, उसको देखें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्य एशिया से भारत का संपर्क। मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसा था उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आई कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम किया। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलव और कुषाण का हमला हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में जो मौर्य का स्थान था, वहां पर क्या क्या हुआ, तो मध्य एशिया से आए कई राजवंश, मतलब कई वंश आए और उसने सत्ता कायम किया। इस काल में भारतीय क्षेत्र पर यूनानी, सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, पहलव और कुषाणों का हमला हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं हिंद यूनानी के बारे में। हम लोग जानते हैं हिंद यूनानी क्या है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी, हिंदी यूनानी कौन था? इंडो ग्रीक था, जिसको बैक्ट्रियाई यूनानी कहते हैं। बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते हैं हिंदी यूनानी। उसके पास भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था? डिमेट्रियस प्रथम था, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक भी था। बैक्ट्रिया का शासक कौन था? डिमेट्रियस प्रथम। इसने पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन है, जैसे सिंध आ गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर इसमें क्या किया, विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पश्चिम के जो भारत था वहां पर ही सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब पर डिमेट्रियस प्रथम ने कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन था? मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच रहा। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन था? मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच रहा। और वही मिलिंद एक महान शासक भी था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पंजाब में साकल, जिसको अभी आधुनिक में क्या बोला जाता है? सियालकोट बोला जाता है। पंजाब में साकल किसकी राजधानी थी? मिलिंद की, जो कि एक महान शासक था। उसकी पंजाब में साकल राजधानी थी, उसको अभी आधुनिक में क्या बोलते हैं? सियालकोट बोलते हैं। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागसेन ने कौन सी धर्म की दीक्षा दी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। किसको? मिलिंद को। मिलिंद ने नागसेन से बौद्ध धर्म के अनेक प्रश्न भी पूछे, और ये प्रश्न और नागसेन द्वारा किए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में भी संग्रहित किया। मतलब बौद्ध धर्म के जो मिनांडर ने जो नागसेन को बौद्ध धर्म के बारे में बताया, उसमें प्रश्न किया नागसेन ने, तो उसके द्वारा उसके उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया, बनाया गया, जिसका नाम क्या हो गया? मिलिंद फनहो। मिलिंद के प्रश्न, उस पुस्तक का नाम क्या हुआ? मिलिंद फनहो, मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफी संख्या में क्या सिक्के जारी किए। काफी संख्या में सिक्के जारी किसने किया था? हिंद यूनानी ने जारी किए। इसने शासकों में सबसे अधिक मिनांडर के ही हैं सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के किसके? तो मिनांडर के ही, सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह किन किन राजाओं के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने ही जारी किए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानी ने जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश प्रांत में भी यूनानी कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यूनानी शासक जो भारत के पश्चिमोत्तर भारत कौन कौन हो गया? भारत के जो पश्चिमोत्तर भारत है वो कौन कौन था? तो सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब था। उस जगह पे यूनान कला चलाई, जिसमें हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। यूनानी कला जो चला उसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में गंधार कला क्या है? इसका उत्तम उदाहरण है। इसको है तपस्या बुद्ध का दृश्य, गंधार कला का ही सर्वोत्तम उदाहरण है। तपस्या करते हुए जो बुद्ध का चित्र है वह गंधार कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आते हैं शक। दूसरा में क्या है? शक के बारे में जानते हैं। तो हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले कौन थे? शक थे। हिंद यूनानी के बाद जो भारत पर हमला करने वाले कौन थे? तो
शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। भारत में शक किधर से आए थे? तो पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। शक के जो 5 क्षेत्र राजधानी थी वह क्या थी? हर क्षेत्र में अलग अलग था। जैसे भारत में अलग राजधानी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अलग राजधानी। तो शक के पहला अफगानिस्तान, फिर मथुरा में राजधानी, पश्चिमी भारत, पंजाब के में राजधानी थी जो कि तक्षशिला हुआ, और ऊपरी दक्कन। ये शक के 5 राजधानी थे, कुछ अफगानिस्तान में, कुछ भारत में। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित किया। 57-58 ईसा पूर्व के लगभग उज्जैन के जो एक राजा था, उसने क्या किया? शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शक को हराया, और जो भारत के एक राजा था उज्जैन के, उसने शकों को पराजित किया और उसको बाहर खदेड़ कर वह अपना नाम क्या कर लिया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत का नाम संवत 58 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय की आरंभ से हुआ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईसा पूर्व में हुआ। किसके विजय पर? तो शकों के विजय पर विक्रम संवत का विजय हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने इस महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, जिसमें किसी भी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया इससे उपाधि धारण कर लिया, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक का कुल 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। सबसे प्रमुख शासक या विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम, जो कि 130 से 150 ईस्वी के बीच में रहा। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों पर था। रुद्रदामन प्रथम, जो कि 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, तो उसने शासन कहाँ कहाँ किया? सिंध पर किया, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के कुछ बड़े भाग पर भी इसने शासन किया। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र पर झील सुदर्शन, जो कि मौर्य काल में ही निर्मित हुआ था, उस पर जीर्णोद्धार किया। मतलब दोबारा उसको बनाया, खराब हो गया था, बंद हो गया था, उसको दोबारा चालू किया। किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने चालू किया सुदर्शन झील को, मौर्य काल में निर्मित, इसको जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन जो कि संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है, तो रुद्रदामन का क्या था? संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, मतलब संस्कृत उसे ज़्यादा अच्छा लगता। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है। क्षत्रप शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शक क्षत्रप कहे जाते हैं, जो कि क्षत्रप शक है, जो कि नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते हैं। उसके बाद आते हैं पहलव या पार्थियाई। पहलव या पार्थियाई के बारे में जाते हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य हो गया, मतलब उस पर स्थापना हो गया। उसके स्थान पर शक पहले कौन आए? तो पहले आए हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद कौन आए? तो शक आए। अब शक को हटाकर कौन आ गया? पहलव या पार्थियन, जिसको बोलते हैं, पार्थियाई बोलते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद कौन आए? पहलव आए। उसका मूल वास स्थान कहाँ था? ईरान था। पहलव का मूल स्थान कहाँ था? वास स्थान जहाँ रहने वाला था वह ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन हुए? गोंडो फर्निस। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। उसके शासनकाल का एक अभिलेख है, तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ। उसके बाद आते हैं कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो कि यूची और तोखरी भी कहलाए। पार्थियनों के बाद, मतलब पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए। कुषाण जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था।
यूची नामक एक क्या था, कबीला था जो कितना 5 भागों में बट गया, मतलब 5 कुल में बट गया, और कुषाण उन्हीं एक कुल में से एक थे, जिसमें सबसे पहले कुजुल कडफिसेस। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। इसने क्या क्या? तांबे के सिक्के जारी किए। कुजुल कडफिसेस ने क्या क्या? तांबे के सिक्के जारी किए। उसके बाद है भीम कडफिसेस, इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तांबे का सिक्का किसने जारी किया? तो कुडुल का फिशेस। और भीम कार्ड फिशेस ने क्या किया? स्वर्ण सिक्के भारी मात्रा में जारी किए। इनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से भी अच्छी थी, उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव नदी त्रिशूल की आकृतियां बनी होती थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह शैव थे। इसके द्वारा, किसके द्वारा? भीम कट फिशेस के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी होती थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह शैव का था। उसके बाद आते हैं कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाए। शक संवत किसने चलाया? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने। और विक्रम संवत किसने चलाई? विक्रम संवत कब? 58 ईसा पूर्व में शकों के विजय पर चलाया गया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो कि उसके राज्यारोहण की तिथि थी। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। शक संवत किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मदुरा। पुरुषपुर को पेशावर बोलते हैं। कनिष्क की 2 राजधानियां थे, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर को क्या? पेशावर बोला जाता था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। मतलब कनिष्क ने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उसका संरक्षण भी किया, या कुछ टूट फूट गया उसको संरक्षण करके एक जगह स्थान पर लाया। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में। कहाँ हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जो कि वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के शासन काल में किया गया, और कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदर्यनंदन, बुद्ध चरित्र एवं शरीपुत्र प्रकार की रचना की। अश्वघोष ने कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष किसका राजकवि था? कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदर्यानंदन, बुद्ध चरित्र एवं शरीपुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के राज वैद्य कौन थे? चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। तो चरक संहिता की रचना किसने की? राज वैद्य कनिष्क के राजवैद्य चरक ने। चरक संहिता की रचना चरक ने की, जो कि कनिष्क के क्या थे? राज वैद्य थे। कनिष्क के शासन काल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के शासन काल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व से बना। कनिष्क के अभिलेखों में देवपुत्र पाशाही या पशानुपाही कहा जाता है। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र या पाही या पशानुशाही कहा जाता है। कनिष्क के शासन काल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार कला और मथुरा कला। गंधार कला और मथुरा कला किसके काल में विकसित हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में विकसित हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का भी निर्माण किया। इसी के पास एक विशाल संघाराम। कनिष्क के छत का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलहस के द्वारा करवाया गया। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव था जो कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वसुमित्र महाविभास शास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना है। महाविभास किसना? वसुदेव की प्रसिद्ध रचना, जिसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभास को। नागा अर्जुन, इसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है। नागा अर्जुन की तुलना किससे किया गया है? मार्टिन लूथर से की गई है। इसने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नागा अर्जुन ने किया। इसीलिए उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है। इसकी प्रसिद्ध कृति क्या है? माध्यमिक सूत्र है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।